अपनी इन्होंने सेकंड लाइन तैयार नहीं करी और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो वर्षों से दरियां बिछाते आ रहे हैं, आज वो कार्यकर्ता जो है मायूस नजर आ रहे हैं कि पैराशूट से जो है खिलाड़ी उतार कर मैदान में उतारने की जो है बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी ऐसे मजबूत चेहरों की तलाश कर रही है जो पार्टी में आ सकते हैं, उनको लाने का प्रयास भी हो रहा है। मतलब बगावत ना हो जाए इसलिए जो है लिस्ट जो है लेट करी जा रही है। खुद अमित शाह कमान संभालने हैं, अभी प्रधानमंत्री बीच में जो है पैरवी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे पहले लीड लिया करती थी, अब वो थोड़ा सा दबाव में है। उसके अपने जो कैडर पे है वो भरोसा नहीं है, बाहर के लोगों पे ज़्यादा भरोसा है। पिछले लोकसभा चुनाव में अब भी ये धड़ाधड़ जो हैं अपनी इसमें नेताओं को भर्ती कर रहे हैं, तो लगता है कि एक तो बगावत होने का डर तो पार्टी को सता ही रहे। तो राज्यसभा में जो पार्टी ने लोग भेजे हैं वो पार्टी के मूल कैडर के लोग नहीं थे, दूसरे दलों से आए लोग थे। तो पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है ये महसूस करता है कि इस पर जिसका उसका हक होना चाहिए, तो दूसरे लोगों ने डाका मार लिया। कांग्रेस भी चाह रही है कि हम जो कांग्रेस का माहौल जो है बना हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो मैनेजमेंट में से चलेगी। मैनेजमेंट उनकी है कि बाहर वालों को अंदर ले लिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पैराशूट से उम्मीदवार उतारेगी तो पार्टी को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। चुनावी सरगर्मियां हैं और इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी लिस्ट जारी कर दे और कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें धक धक जो है शुरू हो गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो बगावत ना कर दे, इसलिए जो है कांग्रेस जो है फूक फूक कर कदम रख रही है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी वो भी जो है बड़ा सोच समझ के इस बार जो है मैदान में अपने खिलाड़ी उतारेगी। बीजेपी को भी डर है कि उनके खिलाड़ी जो हैं वो भी ना बगावत कर दें, इसलिए दोनों पार्टियां जो है सोच समझ के जो है फैसला ले रही हैं। अभी मैं 2-3 दिन से ये बात कर रहा हूँ कि बीजेपी की कमान जो है खुद प्रधानमंत्री संभाले हुए हैं और वो भी नाराज इस बात को लेकर हैं कि बड़े चेहरे जो हैं लिस्ट से गायब कर दिए। इधर राहुल गांधी कल पूरी लिस्ट लेकर बैठे हुए थे और लगभग जो है जो अंदर की बात है कि 49 जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन बड़ी बात इसमें अंदर से निकल कर ये आ रही है कि कुछ विधायकों की जो है टिकट यहाँ पर कटने जा रही है। 22 विधायक जो उनकी लगभग जो है टिकट फाइनल जो है बताई जा रही है। आज इस चर्चा को लेकर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोनी साहब रहेंगे। वीरेंद्र सोनी है, पानीपत के रहने वाले हैं। आप लोगों ने इन्होंने कई बार टीवी पे डिबेट करते हुए देखा है और राजनीति की अच्छी समझ जो है रखते हैं। आज इनसे कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लिस्ट जो है वो क्यों लेट हो रही है और कब तक जो है लिस्ट जारी होगी और बीजेपी और कांग्रेस में आखिरकार चल क्या रहा है। और बड़ी बात है कि जेजेपी अब क्या करने जा रही है। हालांकि इनेलो ने तो बसपा का साथ ले लिया, अब इनेलो जो जेजेपी है वो क्या करने जा रही है, समझने की कोशिश करेंगे। सोनी साहब स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सोनी साहब, अभी जैसे मैं चर्चा कर रहा था, बीजेपी किस बात के लिए डर रही है, कहाँ कहाँ टिकटें जो अटक रही है। लेकिन बीजेपी को तो ऐसा कहा जाता था कि ये तो पार्टी मतलब घबराती नहीं है, वो तो ऐन वक्त पे अपने खिलाड़ी जो उतार देती है। नहीं, ये बात ठीक है। देखो, आप लोगों को भी कहने का अवसर मिल गया क्योंकि बीजेपी की सूची में विलंब हो रहा है। और देखिए, विलंब का कारण अलग अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अभी ऐसे मजबूत चेहरों की तलाश कर रही है जो पार्टी में आ सकते हैं, उनको लाने का प्रयास भी हो रहा है। देवेंद्र बबली जैसे आए, देखिए देवेंद्र बबली कल तक तो दीपक बवरिया के दफ्तर के बाहर खड़े थे और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसे कई चेहरे हैं। अब जो है कबलाना झज्जर से आए हैं और भी कई चेहरे आ सकते हैं। शुरुआत किरण चौधरी से हुई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इससे माना जा सकता है, ये बात आपकी ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे पहले लीड लिया करती थी, अब वो थोड़ा सा दबाव में है। उसके अपने जो कैडर पे है वो भरोसा नहीं है, बाहर के लोगों पे ज़्यादा भरोसा है। और जो मजबूत चेहरे हैं, पार्टी अपने मजबूत चेहरे क्यों नहीं बना पाई, उसको दूसरे चेहरों पर ज़्यादा भरोसा है। दूसरे पार्टी के जो चेहरे हैं वो ज़्यादा मजबूत लगते हैं। अपने कार्यकर्ताओं पर जो विश्वास है, जो होना चाहिए, वो कम है। सोनी साहब, क्योंकि अभी जो बात चली थी, इलेक्शन की बात चली, कांग्रेस के पहले जो उम्मीदवार लोकसभा में उतारेगी बीजेपी ने, कांग्रेस ये बात कहती रही कि 400 पार का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन 5 से 6 से ज़्यादा जो हैं उन्हीं के जो उम्मीदवार पहले रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो आप लोग लेके। कल एक बयान आया दुष्यंत चौटाला का कि जेजेपी के अब नेता हैं, उनको लेकर जो है पार्टी चुनाव मैदान में। अपनी बात मैं समझ रहा हूँ कि अपनी इन्होंने सेकंड लाइन तैयार नहीं करी और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो वर्षों से दरियां बिछाते आ रहे हैं, आज वो कार्यकर्ता जो है मायूस नज़र आ रहे हैं कि पैराशूट से जो है खिलाड़ी उतार कर मैदान में उतारने की जो है बात चल रही है। देखिए, जो लोग कांग्रेस के अंदर से भारतीय जनता पार्टी में आए वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को समझ ही नहीं पाए। अब देखिए, हालांकि देखिए राव इंद्रजीत हैं, धर्मवीर सिंह हैं और ये तो पहले ही जो है पार्टी में शामिल हो चुके थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी रहे पार्टी में, उनका अच्छा अनुभव अच्छा नहीं रहा। लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह, राव इंद्रजीत सिंह ये पहले थे, ये ठीक है कि अशोक तंवर हाल ही में शामिल हुए, नवीन जिंदाल हाल ही में शामिल हुए।
तो ऐसे तो रमेश कौशिक गए थे। देखो भारतीय जनता पार्टी का अपना तो कोई आधार था नहीं, तो दूसरे दलों से आए हुए लोगों ने ही पार्टी को मजबूती दी थी। और ये कार्यकर्ताओं में निराशा आना स्वाभाविक है। जब देखिए दूसरे दलों से लोग आकर ही 24 घंटे के अंदर टिकट पा लेते हैं, जो कार्यकर्ता वर्षों से तपस्या करता है, संघर्ष करता है, पार्टी के लिए काम करता है, तो उसको दुख लगता है। और पार्टी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कमी है, क्योंकि जहां भी ये उदाहरण आता है कि पार्टी ने दूसरे दलों से आए लोगों को ज्यादा महत्व दिया। अब राज्यसभा भेजने की बात थी, तो अब मान लीजिए अब कृष्ण पवार जी देख लीजिए, इंडियन नेशनल लोक दल से आए हुए हैं। और इस तरह जैसे हम देख लें रामचंद्र जांगड़ा देख लें, वो हरियाणा विकास पार्टी से आए हुए हैं। सिर्फ सुभाष बराला जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा में रहे हैं। तो इसलिए सुभाष बराला को छोड़ दें तो राज्यसभा में जो पार्टी ने लोग भेजे हैं वो पार्टी के मूल कैडर के लोग नहीं थे, दूसरे दलों से आए लोग थे। तो पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है ये महसूस करता है कि इस पर जिसका उसका हक होना चाहिए, तो दूसरे लोगों ने डाका मार लिया। तो ये एक छवि में एक प्रभाव तो जाता है, संदेश भी जाता है। अगर वो लोग भारतीय जनता पार्टी के राव इंद्रजीत हों, धर्मवीर सिंह हों, अशोक तंवर हों, नवीन जिंदल हों, अगर ये लोग भी अगर पार्टी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर चलें, पार्टी की रीति नीतियों के अनुसार चलें, तो कार्यकर्ताओं को उनके भारीपन होने का एहसास नहीं होगा। रमेश कौशिक भी दूसरे दल से आए थे, कई पार्टियां बदल के आए थे, इस बार पार्टी ने उनको लोकसभा का चुनाव का टिकट नहीं दिया। तो जो मूल कैडर का देखिए आधार तो बढ़ाना है, तो नए लोगों को तो शामिल करना पड़ेगा, तभी आधार बनेगा। लेकिन दूसरे जो है समर्पित कार्यकर्ता हैं, अगर निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कीमत पर आप ऐसा करेंगे तो पीड़ा तो होना स्वाभाविक है। पार्टी इसी बात को लेकर डर रही है कि मतलब बगावत ना हो जाए, इसलिए जो है लिस्ट जो है लेट करी जा रही है। खुद अमित शाह कमान संभाल रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री बीच में जो है पैरवी करते हैं, तो बगावत का डर इन्हीं में। कुछ बीजेपी के नेता भी ये कह चुके हैं कि टिकट मिले ना मिले वो तो चुनाव लड़ेंगे। देखिए ऐसे रणवीर सिंह भी कह रहे हैं, और देखिए पार्टी को डर तो रहता ही रहता है। देखिए और इस बार तीसरी बार सत्ता में आने की जो है, आज तक हरियाणा में कोई भी पार्टी तीसरी बार सत्ता में नहीं आ पाई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। और पहली बार जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अधिक दबाव में कांग्रेस से डरी हुई है। पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को डरा दिया था 75 पार का नारा देकर, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी खुद डरी हुई है। लोकसभा चुनाव में भी डरी हुई दिखाई दे रही थी और विधानसभा चुनाव में भी डरी हुई है। और इस बार लगता है पार्टी को कि अगर हमने कुछ बाहरी जो मजबूत चेहरे हैं उनको अपने साथ शामिल नहीं किया तो हम सत्ता में नहीं आ सकते। कुछ सीटें अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर ली जाएं और कुछ जो बाहरी मजबूत चेहरे हैं उनको शामिल करके पार्टी जो है सत्ता में तीसरी बार आने का अपना सपना पूरा कर सके। अमित शाह भी नाराज चल रहे हैं कि मतलब ये जेजेपी की जितने विधायक ले रहे हो, उस चीज़ को लेकर भी नाराजगी जो है जाहिर करनी पड़ रही है। मनोहर लाल से नाराजगी जो है जाहिर हो रही है। नहीं देखिए इस तरह की बातें जो हैं ये सार्वजनिक हो जाती हैं, लेकिन इनका कोई सार नहीं होता। तो महाराष्ट्र में क्या किया, तो अमित शाह जी महाराष्ट्र में क्यों नहीं नाराज हुए? जो वो भारतीय जनता पार्टी ने खेल महाराष्ट्र में रचाया है तो उससे वहाँ क्यों नाराज हुए? देखिए एक पार्टी ने आधार बनाना है, आधार बनाने के लिए दूसरे दलों के लोगों को शामिल करना पड़ेगा, लेकिन उनको अगर आप जरूरत से ज़्यादा महत्व दोगे, दूसरे कार्यकर्ताओं की कीमत पर महत्व दोगे, तो निराशा आती है, कार्यकर्ताओं में पीड़ा आती है। देखिए पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी के अंदर क्या चल रहा है कई छन छन के खबरें नहीं आती हैं कई तरह के प्रभाव बन जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज। देखिए सभी लोगों की अपनी अपनी राय होती है, उस राय के आधार पर ही जो पार्टी फैसला करती है। मोहनलाल बड़ोली के जो बयान आए हैं, भाई पार्टी चाह रही है, शीर्ष नेतृत्व चाह रहे हैं कि सीएम साहब जो हैं लाडवा से चुनाव लड़े, और सीएम खुद कह रहे हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। कुछ समन्वय की कमी है या कोई पार्टी में वाकई में कुछ अंदर खाते को दिक्कत चल रही है? नहीं, मुझे लगता है समन्वय की कमी है, कहीं ना कहीं जो आपस में सामंजस्य होना चाहिए। देखिए मनोहरलाल बड़ोली भी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नायब सैनी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, अनुभव दोनों के नए नए हैं। उनका कहने का आशय कुछ दूसरा हो सकता है कि भाई करनाल के अंदर रोड शो चल रहा है, तो करनाल के अंदर तो वो तो कहेंगे कि मैं 90 की 90 सीटों पर मैं ही प्रत्याशी हूँ, भाई चेहरा मेरा है। वो कह रहे हैं, देखिए अमित शाह जी कहकर गए हैं कि नायब सैनिक के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो ये कहने का भाव उनका ये था कि मैं ही चेहरा हूँगा, चाहे करनाल हो चाहे लाडवा हो। कहने की बात ये देखिए वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए जो उनको कहना चाहिए था, और मोहनलाल बड़ोली जी ने शायद लगता है जल्दबाजी में घोषणा कर दी। ये पार्टी संसदीय बोर्ड का फैसला होता है, वहाँ से ये सूचना आती तो ज़्यादा अच्छा था। हालांकि मोहनलाल बड़ोली जी अपने बारे में तो कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला हो अगर, या उनको अधिकृत किया गया हो, अगर संसदीय बोर्ड के बैठक के बाद फैसला होता, राज्य प्रभारी फैसला करते, धर्मेंद्र प्रधान फैसला करते, सतीश पूनिया कहते, तो बात अलग होती है। अब देखिए समन्वय की तो कमी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो आप कह सकते हो कि 10 साल पहले जो पार्टी के हालात थे, 10 सालों में पार्टी जो है बदल गई। 10 साल पहले जो है इनके बयान सुना करते थे, आज के बयानों में जो है बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है।
और 10 साल पहले कह रहे थे हमारे कार्यकर्ता जो हैं, जैसे 10 साल पहले जोश में आए थे पार्टी, मोदी के चेहरे के ऊपर जो है पार्टी सत्ता में आई थी, और आज ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अब भी ये धड़ाधड़ जो हैं अपनी इसमें नेताओं को भर्ती कर रहे हैं। तो लगता है कि एक तो बगावत होने का डर तो पार्टी को सता ही रहे, और दूसरा वो 10 साल पहले वाली बात बीजेपी में नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा। देखो, पार्टी का जो 10 साल पहले का ग्राफ था वो आज नहीं है। 2019 की स्थिति अलग थी, और देखिए जब 2019 में लोकसभा की सीटें 10 की 10 आई तो विधानसभा में पार्टी 40 पर आकर अटक गई। देखिए, लोकसभा में नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वो उसकी एक अपनी एक छवि है, लेकिन हरियाणा में कोई मोदी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो अपनी ऐसी छवि नहीं बना पाए। अब देखिए, जो अनिल विज हैं उनकी अपनी एक छाप है, वो हरियाणा में अच्छी तरह एक जाने पहचाने चेहरा है, दबंग छवि के हैं, उनका अपना एक जनाधार है, लेकिन अब वो भी सरकार से बाहर है। तो मतलब एक कार्यकर्ताओं में, जनता में संदेश जाता है। और देखिए, नायब सैनी बिल्कुल नया चेहरा थे, और देखिए नायब सैनी को पहले आप पार्टी अध्यक्ष बना रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी को हटा रहे हैं, फिर उनको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, फिर आप अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर पाते, लटकाए रखते हैं, फिर नायब सैनी अध्यक्ष भी रहते हैं और मुख्यमंत्री भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी स्तर पर कहीं ना कहीं फैसलों के अंदर जो है, जो एक स्टिक पद होना चाहिए था, कहीं ना कहीं निर्णय लेने में खामी रही है। क्योंकि चुनाव के समय में आप अपने सारथी बदलने जा रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी को हटाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटा देते हैं। तो इस तरह मुझे लगता है जो फैसले पहले होने चाहिए थे वो विलंब से हुए हैं, और अनिल विज बाहर हो गए। तो ये भी संदेश गया कि अनिल विज अगर बाहर रहते हैं मंत्रिमंडल से तो इसका संदेश कार्यकर्ताओं में गलत जाता है। कार्यकर्ताओं में उनका अपना एक व्यापक आधार है, जनता में उनके प्रति एक अलग स्नेह है, एक श्रद्धा है, तो उसका एक नुकसान तो होता ही है। अभी कांग्रेस की बात कर लें, चलो आपने बीजेपी के ऊपर बड़ा बड़ा प्रकाश डाला, कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस में क्या चल रहा है? हुड्डा साहब की चल नहीं रही, हुड्डा साहब और शैलजा कहने लगी कि मैंने चुनाव लड़ना है, हाईकमान दबाव में है। परसों शैलजा ने 90 विधानसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट उनके हाथ में दे दी कि मेरे तो जो है सारथी 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, और हुड्डा साहब जो है पूरा दबाव पार्टी के ऊपर बना के रखे। कांग्रेस में क्या चल रहा है अंदर खाते? जी, कांग्रेस में गुटबाजी तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा निश्चित रूप से एक निर्विवाद नेता हैं, कांग्रेस में उनका व्यापक प्रभाव है। कुमारी शैलजा ने भी अपनी छवि बनाई है, रणदीप सुरजेवाला चाहे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन हरियाणा के मुद्दों से जुड़े रहे हैं। और इसमें देखिए, इस समय तो एक माना जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा को ही कमान दी हुई है। अब देखिए, भूपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सदस्य होते हुए भी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और पार्टी उनको अनुमति देती है, तो इससे माना जा सकता है कि पार्टी के अंदर मजबूत कौन है। और अभी रखिए बात रखिए। और देखिए, और उसके अलावा अभी देखिए टिकटों के वितरण में भूपेंद्र हुड्डा की ही चलेगी लगभग, ये एक लग रहा है। हालांकि देखिए, दीपक बाबरिया काफी प्रभारी हैं, पहले वाले विवेक बंसल की तरह नहीं है, तो उनकी अपनी संगठन के बारे में पकड़ है, लेकिन पार्टी हाईकमान पर हुड्डा जी का दबदबा है, इससे कोई संदेह नहीं है। और देखिए, अब मुख्यमंत्री पद की भी लड़ाई होगी, कांग्रेस में तो ये लड़ाई चलती रहेगी। देखो, लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कमरे के अंदर है, एक अनुशासन के अंदर है, और कांग्रेस में हमें दिखाई देती है सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को चुनौती देते हैं। आपको लगता है कि ये भी जो सूचनाएं खबरें आ रही हैं कि 50 से ज़्यादा जो हैं, अगर जो कांग्रेस की पार्टी के नेता जो है जीत के आते हैं तो शैलजा को जो उम्मीदवार बनाया जाएगा, सीएम चेहरा जो है शैलजा को किया जाएगा? नहीं, ऐसे बातें तो बहुत पहले भी कही जाती थी भाई। जब भजन लाल और भूपेंद्र हुड्डा थे तब भी ये कहते थे कि अगर मेजोरिटी आ जाएगी तो भजन लाल जी को नहीं, भूपेंद्र हुड्डा को बनाया जाएगा। ये बात उस समय दिखाई भी दी, लेकिन वही बात अभी भी कही जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान का फैसला होगा। ये एक मीडिया के दिमाग की उपज है कि अगर बहुमत आता है तो भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाया जाएगा, कुमारी शैलजा को बनाया जाएगा। ये तो उस समय विधायकों की क्या राय होगी, हाईकमान का फैसला क्या होगा, क्या युवा चेहरे को बनाया जाना है, तो पार्टी अपने स्तर पर फैसला करेगी। राहुल गांधी क्या सोचते हैं इस बारे में? कांग्रेस का अगर संगठन खड़ा करना है, विस्तार खड़ा करना है, तो नए चेहरों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अब वही पुराने चेहरों पर ही पार्टी कब तक टिकी रहेगी, ये उनकी सोच हो सकती है। इसमें कहने में तो अभी अटकलबाजी है, कोई मुख्यमंत्री पद का फैसला नहीं हो सकता। देखिए, अभी हम पहले पंजाब में कल्पना करते थे भी कांग्रेस आएगी, अमरिंदर सिंह बहुत मजबूत दिखाई देते थे, ऐसा हुआ नहीं, कांग्रेस के अंदर ही फूट होगी। और ये स्थिति अब भी है। अगर कांग्रेस को खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से खतरा इतना ज़्यादा नहीं है, कांग्रेस को अपने आप से खतरा है। कांग्रेस को कांग्रेस से ही खतरा है, क्योंकि कांग्रेस में एक जो नेता है एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो कांग्रेस टिकट नहीं देगी, कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि उनके भी नेता जो है बागी ना हो जाए, अगर कांग्रेस भी इसी चक्कर में जो है टिकटें अपनी डिक्लेयर नहीं कर रही, और दूसरी लिस्ट जो है जहाँ पर ज़्यादा घमासान है 10 तारीख तक वो जारी करेगी, आपको लगता है कि इसमें भी जो है बगावत होनी निश्चित है? देखिए, बगावत तो दोनों दलों में होगी, किसी में ज़्यादा किसी में कम। देखिए, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, किसी को ये संभावना लगती है कि मैं जीत सकता हूँ, पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया। अगर मान लीजिए अब जो निर्दलीय जीते थे वो भी कई भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के थे, बाद में पार्टी को सहयोग किया,
तो इसलिए जो भी बागी खड़े होंगे, देखिए हर एक का अपना बागी तो खड़े होंगे ही होंगे। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का खेल क्यों खराब हुआ? बागियों के कारण खराब हुआ। तो ये मतलब खतरा दोनों को ही है। ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जरा अनुशासन है, वहाँ केंद्रीय नेतृत्व काफी मजबूत है, कांग्रेस में जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कमजोर है और प्रदेश इकाई भी कमजोर है, संगठन है नहीं, नेताओं के अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। तो इस कारण से लगता है कि कांग्रेस को खतरा ज्यादा है। नेताओं के भी स्वार्थ है, लेकिन पार्टियों के स्वार्थ में जरूर देखने को इस बार जो है मिल रहे हैं, क्योंकि जेजेपी के वो विधायक जो बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं, बीजेपी के नेताओं को हार कर जो है विधानसभा में गए, फिर 5 साल तक लगातार जो है दबाव में रहे, 4.5 साल दुष्यंत चौटाला की पार्टी से। आज ये हो गया कि उन्हीं के नेताओं को जो है पार्टी में शामिल कर ले। सिर्फ एक विधायक जो है उनका बचा है, 2-3 विधायक हैं, एक जो अबार का बचा है। तो ऐसे में पार्टियों का बहुत बड़ा स्वार्थ जो है इस बार आप देखने को मिला है, क्योंकि कांग्रेस भी चाह रही है कि हम जो कांग्रेस का माहौल जो है बना हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो मैनेजमेंट में से चलेगी। मैनेजमेंट उनकी ये है कि बाहर वालों को अंदर ले लिया जाए और इनका माहौल जो है ऐसे खराब ना जो है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ये ना मारे जाएं। देखिए, अगर कांग्रेस ने देवेंद्र बबली को भी ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट इनकार कर दिया, भाई टिकट नहीं है। अब देवेंद्र बबली जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, सुभाष बराला जी ने स्वीकृति दी है, तो एक ये बात को लगता है कि मतलब जो है कि जननायक जनता पार्टी के जो लोग छूट कर आ रहे हैं वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, मनोहर लाल जी के संपर्क में पहले से ही थे। तो मतलब देखो, सरकार में भागीदारी थे, उनकी भागीदारी रही है, उन्होंने अपने काम भी करवाए और कुछ को लगता है कि कांग्रेस में उनकी दाल निकल सकती है। कुछ स्थानीय समीकरण भी होते हैं, भाई उनको स्थानीय समीकरण से ये लगता है कि वहाँ कांग्रेस में प्रतिद्वंदी उनके मुकाबले में हावी है और प्रभावी है, तो इसलिए वो कांग्रेस की ओर नहीं जाते और कांग्रेस ने संदेश भी स्पष्ट दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए संभावना बनती है। अब मान लीजिए, अब दादा जो है राम कुमार गौतम है, वो नाम से चुनाव लड़े थे, अब पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो सफेदों से टिकट मांग रहे हैं। सफेदों में पहले चुनाव लड़ चुके हैं वो, तब उनको 1500 वोट मिले थे। तो मतलब ये बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पैराशूट से उम्मीदवार उतारेगी तो पार्टी को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जब जैसे इनेलो बसपा के साथ चलेगी और जेजेपी आज़ाद की पार्टी के साथ चलेगी, आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलने जा रहा? ये त्रिकंशु जो है सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, हालांकि जो पिछला चुनाव था उस समय कोई ये नहीं कह सकता था कि त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आएगी, और भारतीय जनता पार्टी में अच्छा माहौल बना लिया था, मतलब वातावरण था, और कांग्रेस को तो कल्पना ही नहीं थी कि उसकी इतनी सीटें आ जाएंगी। तो ऐसे में लेकिन इस बार नहीं लगता, इस बार जो भी है स्पष्ट बहुमत आएगा, किसी भी दल का है स्पष्ट बहुमत आएगा। देखिए, मतदाता भी चाहता है कि वो अगर अस्थिर सरकार होगी तो सरकार का विकास नहीं हो पाएगा। और देखिए, जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेल खेल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी लोगों को अपेक्षा लगती है। अगर कांग्रेस की 50 से 60 सीटें आ जाती हैं तो कांग्रेस में टकराव की कम संभावना लगती है, कांग्रेस मजबूत दिखाई देती है। अगर कांग्रेस जो है कुछ बहुमत के आसपास ही रह जाती है तो कांग्रेस के अस्थिर होने का, कांग्रेस में बगावत होने का, कांग्रेस में फूट का खतरा हमेशा मंडरा रहता रहेगा। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि जो है जो मतदाता प्रबुद्ध है और एक ही दल की जो है स्पष्ट बहुमत देगा। अभी तो जेजेपी का है, कुछ जेजेपी करेगी कुछ कमाल, 2-4 सीटें लेगी नहीं लेगी? देखिए, जेजेपी दबाव में है, जेजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के सारे अब पार्टी को कहाँ तक खींच पाएंगे। अब जो है दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला या नैना चौटाला में से ही कौन जीत पाएगा। देखिए, उचाना के अंदर भी दुष्यंत चौटाला दबाव में है, भाई सरकार में रहते हुए उन्होंने क्या किया। तो इसमें जो है जननायक जनता पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में है, तो उसके लिए समस्याएं ज़्यादा की ज़्यादा हैं, ज़्यादा। और इनेलो खेल बिगाड़ेगी? देखिए, इनेलो का जो काम है, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है, ये पहले भी गठबंधन करती रही है, अब उनको एक विकल्प मिल गया है। लेकिन ये बात है कि ये गठबंधन स्थायी नहीं है, ये तो सब मानते हैं। गठबंधन की विश्वसनीयता नहीं है और ये सभी विपक्षी दल भी, दूसरे जो विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि ये वोट कटवा की स्थिति में है। लेकिन देखिए, अभय सिंह चौटाला एक परिपक्व नेता हैं, वो क्या खेल खेलते हैं। देखिए, अभी तो जिस तरह से मतदान की तिथि बढ़ाने की बात थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाया, और विधानसभा में जो परिणाम आएंगे उसके बाद क्या स्थिति होगी। देखिए, अभी तो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद स्थिति कुछ भी हो सकती है, कोई भी वोट करवट बैठ सकता है। अभी सूचना ये भी आ रही है कि कांग्रेस और आप पार्टी जो है मिलकर गठबंधन में जो है चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसी कोई सूचना है? देखिए, ऐसे आम आदमी पार्टी का प्रयास है, कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व तो नहीं चाहता। अगर केंद्रीय नेतृत्व दबाव डालेगा तो हो सकता है कि बात इनकी गठबंधन की बन जाए, लेकिन संभावना कम है। ये बात जो है पार्टी के केंद्रीय हाईकमान पर निर्भर है कि वो प्रदेश इकाई को क्या निर्देश देता है। मतलब मुख्य, मेरे को जब मैं आपसे 10 मिनट 15 मिनट जो मैंने डिबेट की बात कही, मेरे को लग रहा है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियों में लग रहा है। बिल्कुल,
मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, दोनों मुख्यधारा की पार्टी हैं और क्षेत्रीय दलों के भविष्य पर सवाल है। राष्ट्रीय पार्टियों पर ही लोग जो है मतदाता ज़्यादा फोकस करेंगे और सबको ये लगता है कि सरकार बनाने में या ना बनाने में उसकी भूमिका होनी चाहिए, तो लोग जो है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी में से ही चुनेंगे। चलिए, ये तो प्रदेश स्तर की बात हुई, कुछ लोकल स्तर पे हम बात कर लें। लोकल स्तर में क्या हो रहा है? कभी संजय भाटिया जी का नाम चल रहा है, कभी अवनीत का नाम चल रहा है। अभी संजय भाटिया जी का डायरेक्ट जो है वो आया नहीं, जवाब नहीं आया। विप्लव देव जो है जवाब दे रहे हैं कि संजय भाटिया जी ने मेरे को फ़ोन किया। और कांग्रेस में भी बड़े जो हैं इस बार कदावर नेता जो हैं टिकट मांग रहे हैं। शहर की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, शहर की राजनीति अब बदलाव की ओर है। उसके अंदर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष का शासन किया है। पार्टी की उपलब्धियां भी हैं, उपलब्धियां हम कम नहीं कह सकते, लेकिन लोग जो है बदलाव चाहते हैं। लोगों में एक उमंग रहती है भी इस बार जो है कुछ नए लोगों को भी आजमाया जाए, तो एक ये चर्चा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम करने का प्रयास किया है, ईमानदारी के साथ काम किया, पारदर्शिता के साथ काम किया है, तो लोगों में एक अलग से एक भाव उभर के आता है भी इस बार बदलाव होना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है कि वो मतदाताओं का विश्वास कैसे जीतती है। जो वर्तमान विधायक हैं, देखिए उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, अब मतदाता उनके इस प्रयासों को कैसे अपनी परख पर लेते हैं, आप कसौटी पर कैसा परखते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन उनके प्रयास में कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ मतदाताओं तक उनका प्रयास क्या पहुंचा, मतदाता किस रूप में देखते हैं, ये अब चुनाव परिणाम बताएंगे। क्या वो चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते। और एक बात है कि पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन अलग है। अब वहाँ चाहे संजय भाटिया लड़ें, चाहे प्रमोद विज लड़ें, प्रत्याशी तो इन दोनों में से होगा। देखिए, अवनीत कौर की भी संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन इस समय उनके लिए अभी समय पड़ा है। प्रमोद विज के लिए और संजय भाटिया में से जो मुकाबला होगा, संजय भाटिया का अपना व्यक्तित्व है, प्रमोद विज का अपना है। संजय भाटिया को पार्टी डिप्टी सीएम के रूप में एक संभावना देखती है। ये तो तब स्थिति है अगर पार्टी सत्ता में आती है, सरकार आती है। पंजाबी चेहरा अनिल विज हैं और उसके रूप में इस समय पंजाबी चेहरा के रूप में संजय भाटिया उभरते हुए चेहरा है। प्रमोद विज भी हो सकते हैं। और ऐसे में देखिए मुकाबला तो इन दोनों में से ही है। अब ये पार्टी को तय करना है। और देखिए, संजय भाटिया जो है संगठन का काम करते हैं, प्रमोद विज के संगठन के काम में इतना अभी दक्ष नहीं है जो संगठन की एक कल्पना होनी चाहिए। लेकिन एक अगर पार्टी संजय भाटिया को आदेश देती है तो संजय भाटिया को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, उन्होंने देखिए जब उनका नाम केंद्रीय चुनाव समिति में कैसे गया, भाई उनकी सहमति से गया। पार्टी ने ऐसा नहीं होगा कि स्वयं में निर्णय कर दिया होगा, पार्टी ने दोनों की सहमति, जिसकी टिकट आप काट रहे हैं, जिसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, उसकी टिकट काट रहे हैं, तो पार्टी ने पहले उनको विश्वास में तो लिया ही होगा। और जिसको टिकट दे रहे हैं, देखिए संजय भाटिया की लोकसभा में टिकट कटी है, तो पहले मनोहर लाल जी ने उनको विश्वास में लिया। मनोहर लाल जी ने स्पष्ट कहा, अगर उनको पार्टी के केंद्रीय हाईकमान ने कहा कि आपको करनाल से चुनाव लड़ना है, तो मनोहर लाल जी का जवाब था कि मैं संजय भाटिया से पहले पूछूंगा, उसके बाद ही चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसी बात है, अगर प्रमोद विज का टिकट काटना है तो पार्टी ने प्रमोद विज जी से जरूर पूछा होगा और संजय भाटिया की, तभी प्रमोद विज की स्वीकृति के बाद ही संजय भाटिया मैदान में आए होंगे। अच्छा, संजय भाटिया जी अगर चुनाव मैदानी में आते हैं, पानीपत की बात करें, उधर से कांग्रेस के 3-4 नाम चल रहे हैं, बुल्ले शाह, रेवड़ी का है, संजय अग्रवाल का नाम है, किसको मजबूत मानते हैं? इन तीनों में पार्टी उनको टिकट देती है तो बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं? देखिए, कांग्रेस के अंदर रोहित रेवड़ी भी मजबूत है और बुल्ले शाह तो सक्रिय हैं ही हैं। पार्टी में संभावना भी ज़्यादातर यही मानी जा रही है कि बुल्ले शाह ही प्रत्याशी होंगे। देखो, रोहित रेवड़ी ने महिला चेहरे के रूप में एक अपना अलग प्रभाव छोड़ा है। ये जरूर है कि जो 2019 से 2024 के बीच उनकी राजनीतिक सक्रियता ना के बराबर रही है, मतदाताओं से इतना संपर्क नहीं रहा, लेकिन लोग आज उनको भी प्रभावी मानते हैं। और देखिए, बुल्ले शाह तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक अंतर सिर्फ आया है। देखो, बुल्ले शाह की लोकप्रियता इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो शाह परिवार पहले जिनकी टिकट चलकर आती थी, मतलब उनको टिकट के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी, दिल्ली नहीं जाना पड़ता था, अब कांग्रेस के हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको भी जो टिकट के लिए जो दिल्ली के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जबकि शाह परिवार कभी टिकट लेने दिल्ली गया नहीं। तो कांग्रेस भी कमाल कर सकती है। देखिए, कमाल तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात है कि बुल्ले शाह जो है कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। अगर पार्टी ये फैसला करती कि दूसरे दलों से आए हुए लोगों को अपने महत्व नहीं देना, उनको टिकट नहीं देनी, तो ये एक सैद्धांतिक फैसला है। अगर पार्टी सभी विकल्प खुले रखती है, जो मजबूत चेहरों की तलाश करती है, तो उसमें बुल्ले शाह भी चेहरा है, रोहित रेवड़ी का भी चेहरा है, तो ऐसे में पार्टी जो है सभी चेहरों पर विचार कर सकती है। सबसे पहले तो पार्टी को ये तय करना है कि पानीपत की सीट पंजाबी समाज को देनी है या अग्रवाल समाज को देनी है। उसके बाद ये देखना कि महिला को देनी है या पुरुष को देनी है, या जो पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं या उनको देनी है। देखिए, बुल्ले शाह ने जो है पिछला चुनाव नहीं लड़ा था, 2014 का लड़ा था, तो 2019 में नहीं लड़ा, तो ऐसे में संजय अग्रवाल ने लड़ा, तो उनका भी अपना एक दावा है। देखिए, दावे तो सबके हैं,
लेकिन पार्टी का इस समय मुख्य मुकाबला दो के बीच में, और उसमें बुल्ले शाह हावी है। ग्रामीण हल्के में महिपाल ढांडा की लगभग टिकट फाइनल जो बताई जा रही है बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस अभी अपने पत्ते खोल नहीं रही, क्योंकि 54 से ज़्यादा जो हैं उम्मीदवार वहाँ पर हैं। कांग्रेस नहीं चाह रही कि कोई भी जो है, जैसे विजय जैन की बात चल रही है कि विजय जैन को टिकट नहीं मिलती, या बाई चांस टिकट देती है तो बाकी जो जाट चेहरे हैं वो विद्रोह करेंगे, क्योंकि नया चेहरा जो है एकदम पार्टी में आया तो टिकट ले गया, और वो कई सालों से जो है काम कर रहे हैं। और अगर जो विजय जैन को टिकट नहीं देती, उनको संभालने के लिए भी पार्टी ये कर सकती है कि ग्रामीण की टिकट जो है लास्ट टाइम में जो है वो घोषित करें। आपको लगता है कि महिपाल ढांडा को घेरने के लिए या महिपाल ढांडा को चुनाव हराने के लिए इन सबसे मजबूत चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, पहले भी जो है जब महिपाल ढांडा थे तो उस समय वहाँ पर जो है पहले भी जो है अपने रावल थे, वो भी जो है आजाद चुनाव लड़ते रहते थे, दारा सिंह रावल। और देखो उसको दारा सिंह रावल को जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया ताकि एक विरोधी खत्म कर दिया। अब यहाँ उल्टा हुआ है, अब विजय जैन जो भारतीय जनता पार्टी में थे वो कांग्रेस में चले गए। अगर भारतीय जनता पार्टी सूद लेती उनको ना जाने देती तो स्थिति दूसरी होती। अब देखिए जो है विजय जैन एक प्रभावी चेहरा है, देखिए गैर जाट के रूप में उनकी अपनी एक छवि है, मजबूत दावेदार माने जाते हैं। अब जाट दावेदार सबसे ज़्यादा जो मजबूत प्रत्याशी वहाँ हैं, तो कांग्रेस के लिए समस्या है किस जाट पर दाव लगाए। तो ऐसे में पार्टी के लिए समस्या है, लेकिन टिकट तो एक को देना है, तो कांग्रेस को बगावत का खतरा तो है ही है। तो ऐसे में पार्टी तय कर सकती है, क्या ऐसा जोखिम ले सकती है कि गैर जाट को मैदान में उतारा जाए। हालांकि ये तो गैर जो सीट तो जाट की मानी जाती है, तो ऐसे में पार्टी के सामने विकल्प हैं कई। देखिए अपने अपने जो गुट से जुड़े हुए हैं और सभी मजबूत हैं, कोई कम नहीं है। किसी की व्यक्तिगत निष्ठा है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति है, तो किसी की पार्टी के प्रति है। कोई पार्टी में अब आया है लेकिन जनता में मजबूत है। तो पार्टी के लिए संकट है, बगावत तो यहाँ होगी। पार्टी को किसी न किसी रूप में बगावत का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन समालखा में समीकरण बिगड़ रहे हैं। शशिकांत कौशिक इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब एकदम जो है मनमोहन बढ़ाना का आना वहाँ पर समालखा में, वो धर्म सिंह छोकर जो है मजबूत चेहरे हैं, कांग्रेस की उनकी भी टिकट जो है लगभग जो है फाइनल बताई जा रही है। आपको लगता है कि मनमोहन बढ़ाना के ऊपर पार्टी दाव खेल सकती है? देखिए समालखा में भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी नहीं खिला। जब शशिकांत कौशिक जो है 2014 में लड़े, 2019 में उन्होंने दुगने वोट लिए। जितने वोट 2014 में लिए 2019 में उससे दुगने लिए, लेकिन जीत नहीं पाए। और अब देखिए अगर मनमोहन बढ़ाना अगर बाहर से आकर एक सप्ताह के अंदर टिकट का दावा करते हैं, चाहे उसे किसी भी नेता का आशीर्वाद प्राप्त है, तो जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता हैं उनमें एक असंतोष तो होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में लगता है देखिए मनमोहन बढ़ा करतार बढ़ाना की विरासत को संभाल रहे हैं, लेकिन उस परिवार के बारे में एक छवि है कि देखिए समालखा में इतने वर्ष के बाद आए, इतने वर्ष क्यों दूर रहे, तो वहाँ की एक छवि है। देखिए उसका शशिकांत कौशिक को लाभ तो मिलेगा, लेकिन देखिए उनके शशिकांत कौशिक के जो विपक्ष में बात ये जाती है कि 2 बार पार्टी ने उनको अवसर दिया, वो अवसर का लाभ नहीं उठा पाए, चाहे हालात कुछ भी रहे हों। लेकिन पार्टी क्या इस बार नए चेहरे की ओर जाएगी, या जो पुराना चेहरा है जिस पर पार्टी पहले ही जिसका एक साख है, जिसको आप चुनाव लड़ाने का अनुभव हो चुका है और पार्टी के ऊपर काफ़ी अपेक्षाएं हैं। देखिए ब्राह्मण चेहरा अगर पार्टी तलाशती है तो उसमें शशिकांत कौशिक ही विकल्प हैं। अगर आपने गुजर देखना तो गुजर जो है उसमें संजय छोकर वो भी दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, मनमोहन बढ़ाना भी दूसरी पार्टी से आए हुए हैं, कई पार्टियां बदल चुके हैं। तो फिर पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता को तो ये लगेगा कि पार्टी जो है समर्पित कार्यकर्ता की उपेक्षा करती है। तो ऐसे में पार्टी के लिए भी संकट है। चुनना तो एक को है, लेकिन पार्टी जो है वहाँ मजबूत चेहरा कौन है। देखिए अब जो है कांग्रेस उसमें मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस समालखा में मजबूत है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने एक समस्या कि अगर देना है तो अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को क्यों ना दिया जाए। देखिए एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रत्याशी मिलते नहीं थे, और अब जब मिल रहे हैं तो पार्टी अपने को छोड़कर जो पराये लोग हैं उनको महत्व दे रही है। पहले जब त्याग की बारी आती थी, जब मतलब उम्मीदवार नहीं मिलते थे, तो अब प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने आदमपुर, हालांकि रहने वाले वो सिरसा के हैं, उन्होंने आदमपुर से भजन लाल के खिलाफ चुनाव लड़ा और मुकाबला किया, जमानत भी बचाई। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अमानत आदमपुर में जमानत नहीं बचा करती थी, तब त्याग की बात होती थी, क्योंकि प्रत्याशी मिलते नहीं थे, पार्टी का आधार इतना नहीं था। अब जबकि आधार है तो पार्टी दूसरे दलों को टिकट दे रही है। तो देखो दावा तो जो समर्पित और निष्ठावान लोग हैं उनका बनता है। और इस राणा की बात कर लें, कृष्णलाल पवार के चांस लग रहे हैं जी दोबारा यहाँ से अपने परिवार को खुद जो है चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी ये चाह रही है कि राज्यसभा के सांसद हैं जो पूरा कार्यकाल अपना करें। और जब बलबीर वाल्मीकि बीजेपी की लहर होने के बाद भी जो है वहाँ से चुनाव जीत गए थे, हालांकि इस बार जो है उनका विरोध जो है ज़्यादा है इस राणा में। आपको क्या लगता है कि इस राणा में क्या होने जा रहा है? देखिए इस राणा में लोकप्रियता तो बलबीर वाल्मीकि और कृष्णलाल पवार की बराबर की है। कृष्णलाल पवार मजबूत चेहरा हैं, लेकिन हम संगठन के आधार पर देखें, देखिए
जब कृष्णलाल पवार जो है पिछला चुनाव हार गए, पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया, अब विधानसभा चुनाव भी वही लड़े, तो दूसरे अन्य कार्यकर्ताओं को मौका क्या न मिले। तो मतलब जब राज्यसभा चुनाव की बात होगी या विधानसभा की चुनाव की बात होगी तो एक ही चेहरा क्यों लड़े। हालांकि देखिए वो मजबूत हैं और उनके कार्यकर्ताओं में पैठ भी है। मतलब इंडियन नेशनल लोकदल से आने के बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति संगठन को बड़ा समझा है और देखिए उन पर कोई ऐसा कोई विवादित बयान भी नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए और पार्टी के पास कोई चेहरा भी नहीं है। अगर मान लीजिए कृष्ण पवार वहां से नहीं लड़ते, जो और लोग भी दावेदार हैं वो इतने मजबूत नहीं है, बलबीर वाल्मीकि के मुकाबले में और नहीं है। अगर मुकाबला दे सकते हैं तो कृष्ण पवार भी दे सकते हैं, लेकिन क्या पार्टी ने कोई दूसरा वहां कार्यकर्ता तैयार नहीं किया। जो किए हैं कार्यकर्ता या जो किसी नेता विशेष से जुड़े हुए हैं वो इतने मजबूत नहीं है, इतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। तो पार्टी का ये संकट रहा है। पार्टी ने 10 वर्ष शासन किया, लेकिन 10 वर्ष शासन करने के बाद पार्टी का जो विस्तार होना चाहिए था, जो कार्यकर्ता जुड़ने चाहिए थे, वो नहीं जुड़ पाए। और सत्यवान शेरा, एक महिला साहब हैं, एक दो और जो हैं वहाँ पर बीजेपी की तरफ से, मतलब ये अगर चुनाव में आते हैं तो बलबीर वाल्मीकि आराम से चुनाव जीत जाते हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय बलबीर वाल्मीकि जो है देख कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है, बलबीर वाल्मीकि को इसका लाभ मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी में अगर चुनौती दे सकता है तो कृष्णलाल पवार ही दे सकते हैं, क्योंकि उनका चेहरा बड़ा है, व्यक्तित्व बड़ा है, बड़े काम किए हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती, पार्टी बहुमत में नहीं आती और कृष्णलाल पवार जीत जाते हैं तो पार्टी को राज्यसभा सीट तो खोनी पड़ेगी। और अगर बलबीर वाल्मीकि की टिकट कटती है तो आपको लगता है बीजेपी आसानी से हाँ, फिर देखिए फिर पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन देखिए वातावरण तो है, इस समय सत्ता विरोधी लहर तो है, उसका असर तो दिखाई देगा ही। चलिए, सोनी साहब से मोटा मोटा हमने हरियाणा की राजनीति के बारे में समझने की कोशिश की, खासतौर पर पानीपत जिले की कोशिश की। तो ये विचार हैं और ये हो भी रहा है साहब कि कौन सी पार्टी क्या करने जा रही है। तो सोनी साहब आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपने कीमती टाइम दिया और आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। पल पल की अपडेट के साथ हम लोग हर वक्त की जो न्यूज़ है, जैसे ही हमारे को सूत्र बताते हैं तभी जो न्यूज़ है वॉइस ऑफ पानीपत पर फ्लैश होती है। और हमारे जो सूत्र हैं कहीं ना कहीं वो पक्के जो हैं, आप कमेंट करते हैं कि आपके सूत्र जो है मेज़ के नीचे तो नहीं बैठे हुए, शायद हमारे मेज़ के नीचे ही सूत्र जो है बैठे हुए हैं। वहाँ की जो बात आती है वही जो हम तुरंत दिखाने की आपको कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, समझने की कोशिश की कि हरियाणा की राजनीति में क्या होने जा रहा है और इस बार कौन सी पार्टी जो है कैसे जो है चुनाव मैदान में अपने खिलाड़ी जो है उतारने जा रही है और कौन सी पार्टी जो है इस बार सत्ता में होगी। आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।